डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जंग के बीच इजरायल का बड़ा दावा। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और बसीज फोर्स कमांडर सुलेमानी की मौत का दावा। ईरान ने अभी तक नहीं की पुष्टि। पश्चिम एशिया में जंग के 18वें दिन इराक में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक, तो इजरायल ने की तेहरान और लेबनान पर एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल के रिहायशी इलाकों और अस्पताल पर बरसाए बम। हमले में 410 लोगों की मौत, 250 घायल। भारत ने हमले को कायरतापूर्ण और जनसंहार करार दिया। एलपीजी संकट पर सरकार का बयान। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। जंग के बीच भारत का दूसरा एलपीजी जहाज नंदा देवी वाडिनार बंदरगाह सुरक्षित पहुंचा। लखनऊ में आयुर्वेद फार्मासिस्ट छात्रों ने लंबित भर्ती और बहाली की मांग को लेकर विधानसभा घेराव की कोशिश। विधानसभा से पहले ही पुलिस ने रोका लंबे समय शुरू की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग। छात्रों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने दावा किया है कि ईरान में किए गए एयर स्ट्राइक में देश के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी मारे गए हैं। वे ईरान के सबसे ताकतवर अफसर माने जाते हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने पुष्टि की थी कि उसने लारिजानी को निशाना बनाया था। इसके साथ ही आईडीएफ ने दावा किया। उन्होंने बताया कि एक अलग हमले में ईरान के बजीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गोलाम रेजा सुलेमानी को भी मार गिराया है। हालांकि इन दावों पर अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने के खतरे के प्रति आगाह किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने राष्ट्रपति रुख का समर्थन करते हुए कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश द्वारा की गई सैन्य कार्यवाही राष्ट्रपति के नेतृत्व में हुई है। वेंस ने डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों से आग्रह किया कि वे अपने सैनिकों की सफलता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की। ईरान की राजधानी तेहरान में चल रहे हमलों के बीच बड़ी खबर सामने आई है। शहर के गवर्नर मोहम्मद सादेक मोतमदियान के मुताबिक करीब 12,000 घर डैमेज हो गए। न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक इन हमलों की वजह से कई लोगों के घरों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने प्रभावित लोगों से कहा कि वे म्यूनिसिपल ऑफिस में जाकर मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इजरायल के प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग हिजबुल्लाह के ठिकानों, उनके लोगों या उनके गाड़ियों के पास रहेंगे, उनकी जान को खतरा हो सकता है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में अपना ग्राउंड ऑपरेशन और आगे बढ़ा दिया है। इस ऑपरेशन में अब सेना की डिवीजन 36 भी शामिल हो गई है। इजरायल का कहना है कि इन ऑपरेशनों का मकसद हिजबुल्लाह के ठिकानों को और हथियारों को खत्म करना है जो उसकी सीमा के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एक अस्पताल पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि काबुल में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तान की ओर से लगातार अफगानिस्तान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी सेना की ओर से अस्पताल पर हमला करने समेत किसी भी नागरिक स्थल को निशाना बनाए जाने से इनकार कर दिया है। इस हमले में 410 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। बचाव दल इमारत में लगी आग पर काबू पाने और पीड़ितों के शवों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तान की ओर से किया गया हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हमले में मारे गए और घायल हुए अधिकांश लोग अस्पताल में इलाज करा रहे नशा पीड़ित थे। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोई भी धर्म या कानून अस्पताल पर हमले को सही नहीं ठहरा सकता।
वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस आपराधिक कृत्य के दोषियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान में आम नागरिकों को मनमाने ढंग से निशाना बनाने का सिलसिला तुरंत बंद होना चाहिए। भारत शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है और इस दुखद घड़ी में अफगानिस्तान की जनता के साथ एकजुटता से खड़ा है। हम अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपने अटूट समर्थन को भी दोहराते हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल को लेकर सरकार ने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी पेट्रोल, डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने पश्चिम एशिया में चल रहे हालात के जवाब में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में लेटेस्ट अपडेट दी है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में प्राकृतिक गैस के बारे में बताते हुए कहा कि भारत सरकार कोशिश कर रही है, अगर सभी कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर पीएनजी पर शिफ्ट हो जाएं तो यह फायदेमंद होगा। भारत का नंदा देवी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके गुजरात के वडीनार पोर्ट पहुंचा। इस जहाज में करीब 46,500 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम लाई गई है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गैस समुद्र में ही एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस प्रोसेस की शिप टू शिप ट्रांसफर कहा जाता है। इससे पहले भारतीय जहाज शिवालिक सोमवार को एलपीजी लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। इस जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी है, जो लगभग 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत का दूसरा एलपीजी जहाज नंदा देवी मंगलवार को वाडीनार बंदरगाह सुरक्षित पहुंच गया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर 46,500 मीट्रिक टन गैस को लेकर आया है। इससे पूर्व पहला जहाज शिवालिक सोमवार को मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा था। क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर काम कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई शॉर्टेज नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जो भी कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स हैं, अगर वो पीएनजी पर शिफ्ट हों तो अच्छा होगा। इसी दिशा में भारत सरकार भी प्रयासरत है और गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी सभी सीजीडी कंपनीज के साथ मीटिंग की। इसके अलावा पीएनजीआरबी ने भी एक एडवाइजरी इशू की। हमारी सीजीडी कंपनीज लाइक आईजीएल, एमजीएल, गेल इंडिया और बीपीसीएल, ये सारी कंपनीज जो भी उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए तरह तरह के इंसेंटिव घोषित किए हैं। झारखंड विधानसभा परिसर स्थित विधानसभा औषधालय में आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं रक्तदान करते हुए शिविर का शुभारंभ किया, जहां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं रक्तदान कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और समाज को एक मजबूत संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान एक ऐसा महान कार्य है जो सीधे किसी की जिंदगी बचाने से जुड़ा है। उन्होंने इसे सबसे बड़ा मानवीय दान बताते हुए सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने आगे कहा कि अगर समाज का हर व्यक्ति नियमित रूप से रक्तदान करने की आदत डाल ले तो देश में खून की कमी से किसी की जान नहीं जाएगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्रीगण, विधायकगण तथा विधानसभा के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे और उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। सभी ने उत्साह के साथ रक्तदान कर इस जनसेवा अभियान को मजबूती दी।
भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत में समृद्धि यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। इस दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और सभा स्थल पर प्रवेश से पहले सभी लोगों को मेटल डिटेक्टर से सघन जांच की जा रही थी। समृद्धि यात्रा के इस कार्यक्रम में जीविका दीदियों के साथ हजारों की संख्या में महिलाओं की मौजूदगी देखने को मिली, जिससे पूरा माहौल उत्साह और ऊर्जा से भर गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले हवाई अड्डा पहुंचे। उसके बाद उन्होंने बौसी रेलवे अंडरपास का निरीक्षण किया। इसके बाद वे बैजानी पंचायत पहुंचे, जहां सीएम कन्या विवाह योजना के तहत विवाह मंडप का शिलान्यास किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री बैजानी सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रगति यात्रा के संकल्प का अवलोकन किया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वरीय पदाधिकारियों के साथ जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा की और आम लोगों से सीधा संवाद भी किया। इस मौके पर भागलपुर जिले को बड़ी सौगात देते हुए सीएम ने कुल 171 करोड़ रुपए की लागत से 88 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने भावुक होते हुए सीएम के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। सबसे पहले मैं पत्र बंधु को नमस्ते करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का ये अंतिम कहिए विदाई, हम लोग बहुत दुखित हैं। उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया है, अभी तक में कोई मुख्यमंत्री काम नहीं किए हैं। महिलाओं को, बच्ची के लिए, महिलाएं हर क्षेत्र में जो हमारी महिलाएं घर में थी, वो कभी बाहर का देखेंगे कैसे वो बाहर निकाले। साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, वार्ड काउंसलर हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, यहाँ तक कि हमारी बेटियां पुलिस प्रशासन में, पायलट में, एसडीएम, डीएम, एसपी हर बेटी है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वसंतिक नवरात्र मेले को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मंदिर परिसर में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। सीएम ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सुरक्षा, साफ सफाई और यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। प्रशासन को निर्देश दिए गए कि मेले के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। देवरिया में प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री एक शिक्षक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पर नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना पीडब्ल्यूडी डाक बंगले की है, जहां शिक्षक संघ के पदाधिकारी ज्ञापन देने पहुंचे थे। बैठक के दौरान किसी मुद्दे को लेकर मंत्री और शिक्षक के बीच कहासुनी हो गई, जिससे माहौल गर्मा गया। इस दौरान मंत्री ने कथित तौर पर शिक्षक को फटकार लगाते हुए बाहर जाने को कहा। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को शांत कराया। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक और शैक्षिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। लखनऊ में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने मंगलवार को हाथ में छोटे छोटे कंटेनर लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। वे बेरोजगारी में आत्महत्या कर लेंगे। वे हजरतगंज चौराहे से विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। विधानसभा से पहले ही पुलिस ने उन्हें जीपीओ के पास रोक लिया। उन्हें हिरासत में लेकर इको गार्डन ले गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2024 की भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है। वैकेंसी का फॉर्म भरवाने के बाद मामला कोर्ट में चला गया। 53 तारीखें लग चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। आज भीख मांग रहे हैं, बेरोजगारी में आत्महत्या कर लेंगे, हमें समाधान चाहिए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मांग की है कि कोर्ट में बेंच वाइज निर्णय कराकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि आवश्यक हो तो सरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले में प्राथमिकता से हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि लंबित भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिल सके।
अयोध्या में गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी की महिला विंग सड़कों पर उतर आई। जिलाध्यक्ष सरोज यादव के नेतृत्व में सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने गैस सिलेंडर को सफेद कपड़े में लपेटकर प्रतीकात्मक विरोध जताया। उनका कहना है कि गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों के बावजूद लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इससे घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है और आम जनता परेशान है। सरोज यादव ने सरकार से जल्द गैस आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद महिला विंग ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की अपील की है। बाराबंकी जिले में जारी एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत अब अपराध की नई वजह बनती जा रही है। जहां एक और जिले की जनता लकड़ी उपले और कोयले के धुएं में गुजर बसर करने को मजबूर है, तो वहीं दूसरी ओर सिलेंडर की कमी ने अपराधियों को सरकारी संपत्तियों की ओर मोड़ दिया है। ताजा मामला जिले के दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र से सामने आया, जहां गैस की किल्लत के बीच चोरों ने बच्चों के निवाले पर ही डाका डाल दिया। प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने मिड डे मील का सिलेंडर पार कर दिया और उसे सरसों के लहराते खेतों में छुपाकर भागने का प्रयास किया। घटना सोमवार सुबह की है, जब सराय शाह आलम ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि फुरकान अहमद सुबह टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्हें सरसों के खेत में एक युवक संदिग्ध अवस्था में सिलेंडर को छुपाते हुए भागता दिखा। शक होने पर जब उन्होंने पीछा किया तो पास स्थित प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया तो वहां किचन का ताला टूटा मिला। प्रधान प्रतिनिधि ने मौके से गयास नामक युवक को दबोच लिया। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पकड़े गए आरोपी गयास ने कड़ाई से हुई पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह अपने साथी लवकुश के साथ मिलकर चोरी करने आया था। उसका साथी लवकुश सिलेंडर लेकर भागने में सफल रहा, लेकिन घेराबंदी होने पर उसने सिलेंडर को सरसों के खेत में ही छुपा दिया था। पुलिस ने अभियुक्त से सिलेंडर बरामद कर लिया है। कल्याण पूर्व से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां साइबर ब्लैकमेलिंग से परेशान एक फार्मा कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक पिछले कई महीनों से साइबर अपराधियों द्वारा ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद तनाव में था। आरोप है कि अपराधियों ने उसके मॉर्फ किए गए अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे लगातार पैसे वसूले। बताया जा रहा है कि मृतक उच्च शिक्षित था और कानून की पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह इस साइबर जाल में खुद को नहीं बचा सका। घटना के बाद कोड्डेशेवाड़ी पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और साइबर अपराधियों की तलाश जारी है। इस घटना ने एक बार फिर साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को उजागर कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।